फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज जो है मतलब आपका जो एग्ज़ाम है वो डेट आ चुकी है और आपके एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं। हर चीज़ देखिए, एग्ज़ाम का टाइम है तो हर चीज़ तो आपके लिए करना मुश्किल है, पूरा सिलेबस एक साथ कवर कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये है कि जितने टॉपिक हम आपको पढ़ा सकते हैं उतने हम आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। और जितने टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, अभी हम सिलेबस भी बताएंगे आपको कि कहाँ से कितना टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं और कितने क्वेश्चन यहाँ से लगभग पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्टिंग के सीधे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस एक चीज़ बोलेंगे कि जितना पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, हर चीज़ को लिखकर नहीं बताया जाएगा, हम केवल समझाते हुए चलेंगे, आपको खुद से समझना है, ठीक है। इतनी अंडरस्टैंडिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं तो आगे बताएंगे कि देखिए, जो आपकी बुक्स हैं उसकी हमने पीडीएफ बनाई हुई है, उस पीडीएफ को हम अच्छे से समझा देंगे, तो उस पीडीएफ से आपको पढ़ लेना है और टेलीग्राम में हम उसकी पीडीएफ भी डाल देंगे, तो आप लोग उससे रिवीजन भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से अपने मैदान की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी एस्टेट 2023 के लिए ये क्लास चल रही हैं, तो किसी को भी एक एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है, हर पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले जो है ना, हम स्टार्टिंग करेंगे आपके भारत के राज्य और उनकी कला से, ठीक है। पहले हम आपको देखिए पीडीएफ में पढ़ाएंगे, फिर आपका कुछ जो आपका कला है, कला के बारे में हर चीज़ समझाएंगे पूरा आपको बोल बोल कर, फिर उसके बाद हम पीडीएफ के माध्यम से, मतलब जो आपकी पूरी टोटल क्लास होगी ना, उसमें हम आपको पीडीएफ में भी पढ़ाएंगे और हैंड रिटन में भी थोड़ा थोड़ा लिख कर बताते जाएंगे, और बाकी जो चीज़ें होंगी कुछ आपको ओरली भी समझा दी जाएंगी। मतलब आपकी जो ये क्लास होने वाली है वो पीडीएफ प्लस ओरल, मतलब हर चीज़ एकदम परफेक्ट होने वाली है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लोक कला और चित्रकला दिया है और यहाँ आपका स्थान है, ठीक है। तो समझना है, दिया है मेहंदी, पूछा जाता है मेहंदी किस राज्य मतलब कि किस स्थान की लोक कला है, तो ये आपके राजस्थान की है, ठीक है। चलिए ऐसे ही पूछा जाएगा मांडना कहाँ की है, ये भी राजस्थान की है, मेहंदी या मांडना कुछ भी दे दे, राजस्थान। ऐसे ही वर्ली कहाँ की है, महाराष्ट्र की। रंगोली कहाँ की है, महाराष्ट्र की। अहपन कहाँ की है, बिहार की है, इंपॉर्टेंट है, यहीं आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये याद रखना है। और गोदना कहाँ की है, बिहार की है। थंका कहाँ का है, ये तिब्बत का है। आगे सांझी कहाँ की है, मथुरा की लोक कला है। चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश की, सोन रखना उत्तर प्रदेश। फुलकारी कहाँ की है, पंजाब की है। फड़ राजस्थान। आपना पहाड़ी क्षेत्र। पट्टचित्र उड़ीसा की है। कोहबर कहाँ की है, झारखंड की। सोहराई कहाँ की है, झारखंड की। आगे चलते हैं, मधुबनी कहाँ की है, ये बिहार की है। कालीघाट कहाँ की है, कलकत्ता की है, ठीक है। तो यहाँ से हमने आपकी लोक कला पढ़ ली है। अब चलिए हम पढ़ते हैं आपके जो कला है, कला के बारे में जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कला के सडंग पूछे जाते हैं, तत्व पूछे जाते हैं, इनको समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको सिलेबस बता देते हैं कि कैसा क्या सिलेबस है। वैसे हम पहले सिलेबस को समझा चुके हैं, नहीं समझा है तो चलिए यहीं पर समझा देते हैं एक बार फिर से फटाफट से, ठीक है। देखिए, हम आपको जो पढ़ाएंगे ना, उसमें क्या क्या पढ़ाएंगे ये सब हम आपको बता देते हैं। देखिए, पहला जो यूनिट ये दिया हुआ है आपका, कला का अर्थ एवं परिभाषा, चित्रकला, चित्रकला में प्रयुक्त सामग्री, ये टॉपिक आज हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरी जो यूनिट है, इसमें आपका मूर्तिकला है, मूर्तिकला, वास्तुकला, इन सब चीज़ों से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इनको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए क्या दे रहा है, नीचे है, फिर देखिए आपका नीचे दिया है ये भारतीय कला का इतिहास, इसको हम पढ़ा देंगे अच्छे से, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं।
ये है। हाँ, आगे चलते हैं। तो आगे देखिए आपका आ रहा है नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका भारतीय सौंदर्य शास्त्र, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र और भारतीय प्रतिमा विज्ञान, इसको हम पढ़ा देंगे। फिर हैं आपके कला संयोजन के सिद्धांत, कला के तत्व, इसको पढ़ा रहे हैं हम आपको। फिर लोक कला, आदिम कला, क्राफ्ट, ये सब पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, और भी है नीचे है और भी दिखाते हैं, रुक जाइए जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, समझिए। फिर है प्रमुख कलाकार और उनकी कलाकृतियां हैं, इनको समझा देते हैं। फिर यूनिट 15 है, तो इसको समझा देते हैं। कला संस्थान, अकादमी एवं कला फाउंडेशन, कला बाजार, कला मेला, प्रमुख प्रदर्शनियां, इनको समझा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके मेन टॉपिक हैं, जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, जहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, वो हमने टॉपिक आपको बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आना तो 100% तय है। तो इन्हीं टॉपिक को मतलब कि इन्हीं टॉपिक को हम निचोड़ के आपके सामने रखे देते हैं। तो बस इसी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और रिवीजन भी कर लीजिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। हाँ, तो देखिए ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं, फालतू की चीज़ें लिखेंगे नहीं, हम केवल बोलते जाएंगे, आपको केवल सुनते जाना है। जितने फैक्ट बोल रहे हैं उनको केवल सुनते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम केवल हेडिंग डाल दें कला के बारे में, कि कला का अर्थ क्या होता है। कला से रिलेटेड जितने भी, जो आपका फर्स्ट टॉपिक था ना, यूनिट फर्स्ट में लिखा था कला के बारे में, उसी को पहले आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए इसमें पूछा जाता है कला जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो ये आपकी संस्कृत भाषा का शब्द है। कला को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसको हम आर्ट बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट वे में करेंगे ताकि आपका जो रिवीजन है फटाफट से हो जाए, और जिसने नहीं पढ़ा है उसका भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो कला किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का है। कला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी से प्रचलित होता है, तो ये आपका 13वीं शताब्दी से प्रचलित होता है। ठीक है, यूनान में कलाओं को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर टैक्ने बोलते हैं। टैक्ने लिख देते हैं, आप लोग शायद ना समझ पाएँ क्या है, टैक्ने बोलते हैं, जिसे हम टेक्निक भी बोलते हैं। ठीक है, और कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है, ये आपके ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पूछा जाता है कि यजुर्वेद जो आपका ग्रंथ है, इसमें कितनी कलाओं का वर्णन है, तो यहाँ पर हमें 64 कलाएं मिलती हैं। किसमें, यजुर्वेद में, ये भी दिमाग में रखना है। और 64 कलाओं का उल्लेख सबसे पहले क्रमबद्ध रूप से कहाँ मिलता है, तो क्रमबद्ध की बात आ जाएगी तो ये आपके काम सूत्र में मिलता है। किसमें, काम सूत्र में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में कितनी प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया है, तो इन्होंने भी 64 कलाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रकृति निर्मित कला को क्या कहा जाता है, तो प्रकृति निर्मित कला को देव शिल्प कहते हैं, या फिर इंग्लिश में दे दे कॉस्मिक आर्ट बोलते हैं। ठीक है, और प्राचीन भारतीय साहित्य में कला और कलाकार के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कला के लिए शिल्प का यूज होता है और कलाकार के लिए शिल्पी का यूज होता है। ठीक है, और कला शब्द का यथार्थवादी और प्रामाणिक प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। कहाँ, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। और शिल्प और कला दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, तो यही है अपने भरत मुनि, इन्होंने ही अलग अलग किया है अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में। वह कौन भारतीय सौंदर्य शास्त्री है जिसने यह उक्ति लिखी, मतलब ये एक लाइन है, कोटेशन है कि साहित्य, सुनिएगा अच्छे से, ये कोटेशन पूछा जाता है ये किसका है, साहित्य संगीत कला विहीन, ये किसने लिखा है, ये लिखा है भर्तृहरि ने। किसने लिखा है, भर्तृहरि ने लिखा है। ठीक है, पूछा जाता है भोग क्या होता है, तो किसी भी कलाकृति की रचना का मूल आधार भोग तत्व कहलाता है। जैसे कविता में प्रयुक्त शब्द हो गए, चित्र में प्रयुक्त होने वाले रंग हो गए, मूर्ति रचना की सामग्री हो गई जैसे मिट्टी, सीमेंट, पत्थर, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये आ जाती हैं। पूछा जाता है कला किसे कहते हैं, तो सामान्य रूप से कुशलता पूर्वक किया गया कोई भी कार्य क्या होता है, कला कहलाता है। ऐसे ही विषय वस्तु किसे कहते हैं, तो भोग तत्व रूप बनकर कृति की विषय वस्तु का स्थान ग्रहण करते हैं, उन्हें हम विषय वस्तु बोलते हैं। अभिव्यक्ति किस प्रकार की होती है, तो ये रूप के द्वारा अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्टली।
ऐसे ही पूछ लेगा कलाओं की अभिव्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से दिया होगा भाव विचार या फिर अनुभूति, तो इसी में आपको टिक करना है। ठीक है, ऐसे ही आगे पूछा जाएगा कि कला का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो कला का वर्गीकरण 2 प्रकार से हुआ है। पहली है आपकी ललित कला, दूसरी है आपकी उपयोगी कला। ठीक है, 2 कलाएं हैं। ललित कला किसे कहते हैं? जिनमें मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, उसे हम ललित कला कहते हैं। और ललित कलाएं 5 रूप से मतलब 5 प्रकार से बांटी गई हैं। पहली संगीत, काव्य, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य, ये सब चीज़ें। ठीक है, और हीगल की जो कला है ना, मतलब हीगल का कला वर्गीकरण किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा जाता है। तो याद रख लीजिए, हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हीगल ने किस कला को सबसे श्रेष्ठ माना है? काव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। और सबसे निम्न किसको माना है? वास्तुकला को। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है कि कलाओं को विशिष्टता के अनुसार हीगल ने इसे किस क्रम में रखा है। तो पहले नंबर पर इन्होंने काव्य को रखा है, संगीत को, फिर चित्रकला, फिर मूर्तिकला और लास्ट में वास्तुकला को। ठीक है, ये इन्होंने क्रम बताया है। और उपयोगी कला किसे कहते हैं? दूसरे नंबर पे हमने उपयोगी बताई थी ना। उपयोगी कला किसे कहते हैं? तो जो कलाएं मानव के व्यवहारिक जीवन से संबंधित होती हैं, जैसे बढ़ईगिरी हो गई, छपाई, पोस्टर, ये सब चीज़ें। ठीक है, और पूछा जाता है कि किन कलाओं को यूरोप में उदार कलाएं कहा जाता है। तो यही आपकी जो उपयोगी कलाएं हैं ना, इसी को हम उदार कलाएं बोलते हैं। और स्थिर और गतिशील कलाएं क्या होती हैं? स्थिर कलाएं चित्र, मूर्ति और वास्तु जैसे स्थापत्य, ये सब हैं। इन्हें देश सापेक्ष भी बोलते हैं। किसको? स्थिर कलाओं को। ठीक है, देश सापेक्ष भी कहते हैं। और गतिशील की बात की जाए तो गतिशील कलाएं जैसे नृत्य हो गया, काव्य हो गया, इन्हें हम काल सापेक्ष भी कहते हैं। तो स्थिर कलाओं को देश सापेक्ष कहते हैं और गतिशील कलाओं को काल सापेक्ष कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो रहा है। ऐसे ही पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, फटाफट से पढ़ते बस चाहिए आप लोग। आगे चलते हैं तो दृश्य और श्रव्य कलाएं पूछा जाता है कि दृश्य और श्रव्य क्या होती हैं। तो जिन कलाओं के संवेदन श्रवणेंद्रिय द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उन्हें हम श्रव्य कला कहते हैं। और काव्य की बात की जाए तो काव्य तथा गीत एवं वाद्य इसी कोटि की कलाएं होती हैं। मतलब कि श्रव्य के अंतर्गत क्या आता है आपका? काव्य आता है, गीत आता है, वाद्य, ये सब आती हैं। ठीक है, और जिन कलाओं को नेत्रेंद्रिय द्वारा देखा जाता है उन्हें दृश्य कहते हैं, मतलब आंखों के द्वारा, जैसे चित्र, मूर्ति, स्थापत्य, नृत्य इसी वर्ग में रखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ जाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हर चीज़ लिखकर नहीं बताई जा सकती है, केवल ऐसे ही सुनिए और सुनते सुनते आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, जितना देखकर याद नहीं होता है उतनी जल्दी सुनकर याद होता है। आगे चलते हैं, पूछा जाता है निम्न कला और उच्च कला क्या कहते हैं। तो समझिए, पात्र कला, खिलौने, वस्त्रों की कारीगरी, आभूषण को, ये सब जो होते हैं ना, इन सबको निम्न कलाएं कहते हैं, मतलब माइनर आर्ट्स कहते हैं। और जैसे वास्तु हो गया, मूर्ति हो गई, चित्र हो गई, ये सब आपकी उच्च कला में आती हैं, जिसे हम मेजर आर्ट बोलते हैं। समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे पूछा जाता है कि मतलब विष्णु धर्मोत्तर पुराण में यथार्थ रूपों के आधार पर अंकित जो सादृश्य चित्र हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम विद्ध बोलते हैं। लिख देते हैं, समझ लीजिए, उनको हम क्या कहते हैं? विद्ध बोलते हैं। ठीक है, लिख दिया है, समझ लीजिए। आगे पूछा जाता है सामग्री के आधार पर शास्त्रों में कितने प्रकार के चित्र माने गए हैं। तो यहाँ 2 प्रकार के, पहला रस चित्र अर्थात गीले रंगों से बनने वाले, और दूसरे हैं धूलि चित्र अर्थात सूखे चूर्णित रंगों से भूमि पर जो बनाए जाने वाले होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, हाँ आगे चलते हैं। तो देखिए, अभी इनकी जो कला की परिभाषाएं हैं ना, वो भी हम आपको अभी बता देंगे क्योंकि ये खूब पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जाएगा भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसमें कल्पना प्रियता होती है, अंतः प्रकृति का अंकन होता है, धार्मिकता होती है, आदर्शवादिता, अलंकारिता, आकृतियाँ और मुद्राएं होती हैं, प्रतीकात्मकता, रेखा, छाया प्रकाश, काल्पनिक परिप्रेक्ष्य, सामान्य पात्र, विधान, नामहीनता, साहित्य पर आधारित, ये सब चीज़ें यहाँ होती हैं। ठीक है, और एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है। तो यहाँ कला का है। और संस्कृति क्या सूचित करती है। तो ये संस्कृति हमारी मानसिक विकास को दर्शाती है। ठीक है, मानव मन को सुंदर और प्रांजल बनाता है। क्या बनाता है? कला बनाती है। और प्राचीन भारतीय कला की विशेषता क्या है। तो ये धार्मिकता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट हैं, ये सब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में।
आगे बढ़ेंगे तो प्राचीन भारतीय चित्रकार किस दृष्टि से अंकन करता है, तो ये योगी दृष्टि से करता है। और भारतीय कला में प्राकृतिक जगत का अनोखा रूप क्यों दिखाई पड़ता है, चेतन अचेतन जगत का समन्वय। और साधारण अज्ञानी जन समाज के लिए सरलता से ब्रह्म प्राप्ति के लिए क्या चाहिए, तो प्रतिमा और चित्र चाहिए। ठीक है, प्रतिमा होना चाहिए और चित्र। अगर क्लास पसंद आ रही हो ना तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि मैम हमें पसंद आ रही है, ऐसी ही क्लासें अभी और भी चाहिए हमें। ठीक है, वरना फिर क्लास बंद कर देंगे अगर आपको समझ में नहीं आएगा। आगे चलते हैं तो भारतीय कला में आकर्षण क्यों होता है, अलंकारिता से होता है। ठीक है, और भारतीय चित्रकला किस आधार पर विकसित होती है, कल्पना के आधार पर। और भारत की कलाओं में किसका महत्वपूर्ण स्थान है, प्रतीक का है। और भारतीय कलाओं में आकृतियों और मुद्राओं को आदर्श रूप किस प्रकार प्रदान किए गए हैं, तो शास्त्रीय नृत्य से प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो कला के बारे में मोस्ट पूछे जा सकते थे वो हमने आपको फटाफट से 5 मिनट में बता दिए। ठीक है, अब समझ लीजिए, पूछा जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में जो कला का उल्लेख है वो कितने प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो इनको देख लीजिए। तो देखिए, ललित कला में कितने प्रकार से कला का उल्लेख है, तो 86 प्रकार से है। प्रबंध कोश में कितने प्रकार से है, 72 प्रकार से है। ठीक है, कला का उल्लेख पूछा जा रहा है। और यजुर्वेद में कला का उल्लेख कितने बार है, तो 64 कलाओं का उल्लेख है। और कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है, तो 64 कलाओं का है। और कादम्बरी में कितने प्रकार का है, 64 कलाओं का है। और अग्नि पुराण में कितनी कलाओं का वर्णन है, 64। और शुक्र नीति सार में 64। कुल मिलाकर आपको याद रखना है सभी में 64 कलाएं हैं, लेकिन प्रबंध कोश में आपकी 72 कलाओं का वर्णन है और ललित विस्तार में आपकी 86 कलाओं का है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट, अब आपकी थोड़ी सी कला की परिभाषाएं आ जाती हैं कि कला की जो परिभाषाएं आपसे पूछी जाती हैं कि ये कोटेशन किसने कहा है, ये बता दीजिए। तो इनको अच्छे से सुन लीजिएगा। ठीक है, हम लिखेंगे नहीं, कुछ भी लिखने में आपका पूरा टाइम लग जाएगा और आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जितना करा रहे हैं ना ये भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ा है और इसको बहुत कम टाइम में सॉल्व करने का यही एक तरीका है कि हम आपको समझाते जाएँ और आप लोग समझते जाइए। ठीक है, केवल यही तरीका है कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करने का। चलिए, पूछा जाएगा पहला कोटेशन कि कला सत्य की अनुकृति है, ये किसने कहा है, ये कहा है प्लेटो ने। ठीक है, किसने, प्लेटो ने कहा है कला सत्य की अनुकृति है। दूसरा पूछा जाता है कि कला अनुकरण है, ये किसने कहा है, ये अरस्तु ने कहा है। और तीसरा है महान सत्य की, समझिएगा, महान सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करना ही कला की सबसे बड़ी समस्या है, ये कहने वाले हैं गेटे। कौन है ये, गेटे कहते हैं। चौथा लिखिए, चौथे नंबर पे, जो कुछ भी देव शिल्पों या प्रकृति का प्रतिरूप या अनुकृति है वह ही शिल्प है, ये किसने कहा है, ये शतपथ में है। आगे चलते हैं 5वें नंबर पे। तो कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, ये कहने वाले कौन हैं, क्रोचे हैं। आगे चलते हैं कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये किसने कहा है, ये हीगल ने कहा है। और नेक्स्ट आता है आपका 7वां, अपने भावों की क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने वाले के मन में भी यही भाव जागे, ये किसका कहना है, ये टॉलस्टॉय का कहना है। ठीक है, 7 तक हो गया। 8वां सुनिए, कला एक अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है, रस्किन ने कहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है, ये मतलब कि ये शैली है। ठीक है, ये कहा है। पूछा जाएगा 10वां नंबर, ये सारी परिभाषाएं हैं। ठीक है, और कहाँ पर कौन सी लिखी हैं, किसने कहाँ लिखी, किसने क्या लिखी हैं, ये सभी याद रखनी है आपको। पूछा जाता है कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, ये किसने कहा है, ये फ्राइड ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 11वें नंबर पर। ये सभी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जिस गुण या कौशल के कारण एक बार फिर से सुन लीजिए इसको, ये थोड़ा सेंटेंस गड़बड़ा गया है, सुन लीजिए। जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाती है वह कला है, ये किसने कहा है, ये कहा है श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा सुनिए, इनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो याद हो जाएंगे। ठीक है, 12वें नंबर पे, जो अभिव्यक्ति के आह्लादक या रंजक स्वरूप हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम उसे कला कहते हैं।
ये किसने कहा है? ये हर्बर्ट रीड ने कहा है। इन्होंने क्या कहा है, फिर से सुन लीजिए। जो अभिव्यक्ति के आह्लादक या रंजक स्वरूप हैं उसे हम कला कहते हैं, ये कहा है हर्बर्ट रीड ने। ठीक है, और कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये खूब पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। ये किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी कला की परिभाषाएं भी कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं, अब चित्रकला के जो 6 अंग हैं उनको समझ लेते हैं। ठीक है, चित्रकला के जो अंग हैं उनको समझ लेते हैं। हेडिंग डाल दें जल्दी से। चित्रकला के 6 अंग हैं जिन्हें हम षडंग बोलते हैं। ठीक है, तो इनको समझ लेते हैं। षडंग का उल्लेख जो है ना सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो याद रखना है कि आपके जय मंगला में मिलता है। किस में मिलता है? जय मंगला में मिलता है। और कामसूत्र के टीकाकार कौन है? यशोधर पंडित हैं। कौन है? यशोधर पंडित हैं। और षडंग पूछ ले क्या है? तो वात्स्यायन ने जो कामसूत्र नामक ग्रंथ लिखा है ना, उसी की एक टीका है जय मंगला, उसी को हम षडंग बोलते हैं। ठीक है, समझना है। और उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख मिलता है, उल्लेख किया गया है। तो यही है आपका जय मंगला। ठीक है, षडंग लिखा किसने है? यशोधर पंडित ने लिखा है। और कामसूत्र के 3रे अध्याय की टीका है जय मंगला। ठीक है, याद रखना है 3रा अध्याय है, 3rd। ठीक है, मतलब पूछा जाएगा कि कामसूत्र के 3रे अध्याय की टीका है जय मंगला। इसमें यशोधर पंडित ने जो चित्रकला के भेद बताए हैं, कितने बताए हैं? तो आपको बता चुके हैं, 6 भेद बताए हैं। ठीक है, और कौन कौन से बताए हैं? तो पहला है आपका रूप भेद, दूसरा है प्रमाण, तीसरा है भाव, फिर चौथा है लावण्य योजना, 5वां है सादृश्य, 6वां है वर्णिका। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्रम होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, पूछा जाता है, कोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और खूब पूछा भी जाता है। सुन लीजिए, 2 बार सुन लीजिएगा। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। ठीक है, ये एक कोटेशन है, मतलब कोटेशन क्या, सूक्ति है। ये ली गई है आपके जय मंगला से। कहाँ से ली गई है? जय मंगला से ली गई है। ठीक है, अब आपके जो ये 6 षडंग हैं उनको जल्दी जल्दी से एक बार फटाफट से निगाहों से देख लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन इनसे बनते हैं। पहले नंबर पे हमने देखा था रूप भेद, इसको समझिए। तो रूपों के बाहरी भेदों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो रूप भेद के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और भारतीय शास्त्रीय मत से शैली के आधार पर रूप कितने प्रकार का होता है? तो ये 4 प्रकार का होता है। पहला सत्य, वैणिक, नागर, मिश्र। चारों प्रकार समझिए। पहला है आगे चल के हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते जाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के रूप हैं। कौन कौन से? सत्य, वैणिक, नागर, मिश्र। ठीक है, तो ये चारों याद रखने हैं। आगे चलते हैं अब। तो देखिए, मतलब पूछा जाता है कि चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरे नंबर पे हमने पहले नंबर पे रूप भेद पढ़ा था, है ना। अब दूसरे नंबर पे आता है P नंबर से प्रमाण। ठीक है, तो अनुपात, सीमा, लंबाई, चौड़ाई, शरीर रचना, ये किसके अंतर्गत आता है? ये सब आपके प्रमाण के अंतर्गत आता है। और माइकल एंजेलो ने मानव देह कृति को कितने भागों में बांटा है? इन्होंने 8 भागों में बांटा है। ठीक है, और शुक्राचार्य ने पुरुषाकृतियों को कितने प्रकार का माना है? तो इन्होंने 5 प्रकार का माना है। 5 प्रकार सुन लीजिए। पहला है नर, दूसरा है क्रूर, तीसरा असुर, चौथा वामन, 5वां कुमार। तो नर, क्रूर, असुर, वामन, कुमार। ठीक है, और आदर्श मनुष्याकृति के लिए भारत में कौन सा ताल प्रमाण निर्देशित हुआ है? तो यहाँ पर हमें नवताल क्या देखने को मिलता है? नवताल। ठीक है, आगे प्रमाण का एक अंश क्या कहलाता है? ताल कहलाता है। और प्रमाण निर्धारण में ताल एक क्या होता है? ताल एक शिर होता है। क्या होता है? शिर होता है। ठीक है, और एक ताल बराबर कितने अंगुल के होता है? तो ये 12 अंगुल के होता है। पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और शिर को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और अनुपात के लिए उचित ज्ञान को किस नाम से संबोधित किया जाता है? अनुपात के लिए तो यही है आपका प्रमाण। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कुछ अनुकृतियां हैं और उनके कुछ ताल हैं जो पूछे जाते हैं। देखिए, बाल के कितने ताल होते हैं? यहाँ आगे लिख देते हैं। देखिए, बाल के कितने ताल होते हैं? तो याद रखना है, यहाँ पर हमें 5 ताल मिलते हैं। कुमार में कितने ताल?
8 ताल, राक्षस के कितने ताल होते हैं 16 ताल, और भयानक के कितने ताल 12 ताल, और मानव के कितने ताल, तो ये साधारण मानव के 8 ताल होते हैं और उत्तम मानव के 9 ताल होते हैं। तो मानव के 2 होते हैं, एक साधारण होता है और एक उत्तम। साधारण के कितने होते हैं 8 होते हैं और उत्तम के 9 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ताल होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो ये सब आपको पढ़ लेने हैं। हमें पता है कि आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो आप पढ़ लीजिए अच्छे से, एग्जाम का टाइम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब तीसरे नंबर पे आता है आपका भाव। ठीक है, ये सडंग चल रहे हैं, 2 सडंग हमने आपको बता दिए हैं। तीसरा आता है भाव। भाव किसे कहते हैं? आकृति की जो भंगिमा होती है उसको हम भाव कहते हैं, और भाव कला को क्या देता है? ये अभिव्यक्ति देता है। ठीक है, और भावों का किससे घनिष्ठ संबंध होता है? इनका संबंध रसों से होता है, और शास्त्रों में रसों की निष्पत्ति मानी जाती है किससे? स्थायी भावों से मानी जाती है। और सबसे पहले रस सिद्धांत किसने दिया है? तो सबसे पहले रस सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भरत मुनि ने दिया है। ठीक है, और आरंभ में भरत मुनि ने कितने रस तथा उनके कारक कितने स्थायी भाव माने हैं? तो यहाँ उन्होंने 8 रस माने हैं और उन्हीं के 8 स्थायी भाव माने हैं। ठीक है, और वर्तमान में कुल कितने रस और उनसे संबंधित भाव कितने हैं? तो यहाँ वर्तमान में 9 रस हैं और उनके भाव कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, भाव क्या होता है? ये भारतीय चित्र की आत्मा होती है। ठीक है, पूछा जाता है भारतीय चित्र की आत्मा क्या होती है? भाव होती है। ठीक है, किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक क्या होता है? तो यही आपका भाव होता है कि आप किस भाव से देखते हैं। ठीक है, अब ये जो 9 रस हैं और उनके जो भाव हैं ये सुन लीजिए फटाफट से, वैसे आपको याद होगा। श्रृंगार रस का भाव क्या है? रति है। हास्य का हास हो जाएगा। करुण का शोक हो जाएगा। वीर उत्साह, रौद्र क्रोध, भयानक का भय होगा। विभत्स घृणा, अद्भुत आश्चर्य, शांत निर्वेद। ठीक है, तो ये आपके 9 रस थे। 9 रस के 9 भाव हमने बता दिए। आगे चलते हैं। थोड़ा सा फास्ट लग रही होगी क्लास, लेकिन क्या किया जाए, टाइम ही इतना कम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूछा जाएगा लावण्य योजना, तो लावण्य के बारे में समझिए। लावण्य योजना क्या होती है? ये बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक होता है। ठीक है, और रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ में लावण्य के विषय में कहा है कि मोती की तरलता की भांति शोभित करने वाला गुण क्या होता है? लावण्य होता है। पूछा जाता है कि मोती की तरलता की भांति शोभित करने वाला गुण लावण्य है। ये कोटेशन किसने लिखा है? तो रूप गोस्वामी ने लिखा है। किसने लिखा है? रूप गोस्वामी ने लिखा है। और किस ग्रंथ में लिखा है? तो ये है उज्ज्वल नीलमणि। कौन सा है? उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में लिखा है। ठीक है, एक कोटेशन क्या, एक श्लोक है, ये पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में उल्लिखित है। तो इस ग्रंथ कि इस कोटेशन श्लोक को सुन लीजिए। मुक्ता फलेषु छाया यास्तर लत्विना, मतलब कुल मिला के ये याद रख लेना, मुक्ता फलेषु से स्टार्टिंग है, तो आपको याद रखना है ये यही ग्रंथ है आपका उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ। ठीक है, मुक्ता फलेषु आपको दिख जाए, बीच में आपको लावण्य भी दिख जाएगा, बीच में कोटेशन में ही लावण्य दिख जाए। बहुत कठिन है इसलिए बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, हाँ तो ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ से ये श्लोक लिया गया है। ठीक है, बीच में लावण्य होगा, आप लोग समझ जाइएगा। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पर, सादृश्य। नेक्स्ट है आपका सादृश्य। चलिए अब सादृश्य पर पढ़ते हैं। तो पूछा जाता है किसी मूल वस्तु, पदार्थ या भाव के साथ उसकी प्रतिकृति की समानता को दर्शाना क्या कहलाता है? तो यही आपका सादृश्य कहलाता है। और भारतीय कला में शरीर रचना हेतु प्रधान रूप से किन उपमानों का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ स्थिर मुख अंडाकृति, चंचल मुख पान की आकृति जैसी। ठीक है, और प्रसन्न नेत्र खंजन पक्षी के समान, विलासी नेत्र परवल की फांक के समान, और योगी का कान ओम की आकृति के जैसा, और आदर्श कान कैसा है? गिद्ध की आकृति के समान। तो पूछा जाता है स्थिर मुख कैसा है? अंडाकृति है। और चंचल मुख कैसा है? पान की आकृति जैसा है। और प्रसन्न नेत्र कैसे हैं? खंजन पक्षी के समान है। और विलासी नेत्र कैसे हैं? परवल की फांक के समान है। और योगी का कान कैसा है? ओम की आकृति के जैसा है। और आदर्श कान कैसा है? गिद्ध की आकृति के समान है। तो इस तरह से ये पूछा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है वर्णिका भंग। नेक्स्ट आता है आपका
वर्णिका भंग। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? भारतीय चित्रकला के षडंग का कौन सा वह अंग है जो रंग के महत्व को दर्शाता है? तो यही है आपका वर्णिका भंग। ठीक है, रंग को दिखाता है। और वर्णिका भंग कहते किसे हैं? तो बहुत सारे वर्णों को सम्मिलित रूप, मतलब कि नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को क्या कहते हैं? वर्णिका भंग बोलते हैं। और चित्र के षडंगों में सबसे कठिन साधना क्या होती है? यही आपकी वर्णिका भंग होती है। ठीक है, और प्रमुख वर्ण कितने होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं, जैसे आपका लाल हो गया, पीला हो गया, सफ़ेद हो गया, नीला हो गया, काला। ठीक है, तो इस तरह से 5 मूल आपके वर्ण होते हैं। ठीक है, और पूछा जाता है चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 तत्व माने गए हैं। कौन कौन से? अंतराल, रेखा, आकृति, वर्ण, तान, पोत, वयन, ये सब आपके 6 माने गए हैं। अब देखिए 6 हमने आपके पूरे षडंग बता दिए हैं। अब हम चित्रकला के तत्व को समझते हैं। ठीक है, अब कला के हम तत्व को समझते हैं। तो हमने आपको बताया चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? 6 माने गए हैं। कौन कौन से? अंतराल, रेखा, आकृति, वर्ण, तान, पोत, जिसको हम वयन भी बोलते हैं। अब चलते हैं पहले नंबर के तत्व को समझते हैं। पहला आता है आपका अंतराल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेस। ठीक है, समझिएगा इधर से। अब समझते हैं इसको कि स्पेस के बारे में, कि अंतराल क्या होता है। तो चित्रकला का जो द्विआयामी कार्य क्षेत्र होता है, इसे हम आयाम बोलते हैं। और दृश्य कला में अंतराल से क्या मतलब होता है? अंतराल का मतलब होता है रिक्त स्थान। ठीक है, और वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित होती है वो क्या कहलाता है? अंतराल कहलाता है। किसी शून्य अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होती है? केवल एक बिंदु रखने से होती है। ठीक है, और किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है? तो ये असम विभाजन से आती है। और प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्र तल पर कैसे किया जाता है? आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर। और पूछा जाएगा कि त्रिआयामी अंतराल कौन नहीं बनाता है? तो ये जो वृत्ताकार होती हैं ना, वृत्ताकार आकृतियां होती हैं, ये त्रिआयामी अंतराल नहीं बनाती हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, और प्राचीन ग्रंथों में अंतराल को किन किन नामों से जाना जाता है? तो अंतराल के ही दूसरे नाम कौन कौन से हैं? सम्रांगण सूत्रधार में इसको भूमि बंधन कहते हैं। और अभिलाषितार्थ चिंतामणि में स्थान निरूपण बोलते हैं। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस अंतराल के ये नाम हैं अलग अलग ग्रंथों में। आगे चलते हैं तो धरातल और अंतराल में क्या अंतर होता है? तो समझिएगा, कोई भी स्थान या ग्राउंड चित्र का धरातल हो सकता है, लेकिन अंतराल केवल कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। समझिएगा, ठीक है। और पूछा जाता है सक्रिय तथा सहायक अंतराल क्या होता है? तो प्रमुख रूप से युक्त, पूछा जाता है प्रमुख रूपों से युक्त अंतराल सक्रिय होते हैं तथा शेष अंतराल सहायक अंतराल माने जाते हैं। ठीक है, और स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत किसने व्यक्त किया है? तो ये प्राचीन ग्रीक वासी थे जो यूनानी थे, इन्होंने स्वर्णिम विभाजन पद्धति को दिया है। ठीक है, और यूनानियों द्वारा विकसित जो स्वर्णानुपात का नियम दिया है वो कितना दिया है? तो देखिएगा 3:5 और 8:13। ठीक है, इस तरह से इनका स्वर्णानुपात दिया गया है यूनानियों के द्वारा। और आगे चलते हैं तो आगे पूछा जाएगा मध्यकालीन यूरोपियन कलाकारों ने अंतराल का संयोजन किस सिद्धांत के आधार पर किया है? तो ये दृष्टिगत क्षय वृद्धि के सिद्धांत पर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं तो अक्षय अंतराल क्या होता है? वह क्षेत्र जहाँ चित्रकार ने कार्य आरंभ नहीं किया है, अर्थात खाली जगह है, उसे हम अक्षय अंतराल कहते हैं। और मध्यकालीन यूरोपियन कलाकारों ने किस विभक्ति का प्रयोग अपने चित्रों में अधिक किया है? तो ये सम विभक्ति का किया है। ठीक है, और अंतराल में रेखा की कौन सी 3 स्थितियां संभव हैं? ऊर्ध्व, क्षैतिज और कर्णवत। चित्र सृजन के लिए सबसे पहले आवश्यकता किसकी पड़ती है? तो यही धरातल की पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है आपका तत्व रेखा है। इसको समझते हैं, रेखा किसे कहते हैं? तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। और रेखा के कितने भेद हैं? तो ये 2 टाइप की होती है, एक सरल रेखा होती है और एक वक्र रेखा होती है। सरल रेखा किसे कहते हैं? किसी बिंदु से एक ही निश्चित दिशा में खींची गई रेखा को सरल रेखा कहते हैं। वक्र रेखा किसे कहते हैं? यदि रेखा खींचने की दिशा बदल दी जाए तो उसे वक्र रेखा कहते हैं।
पूछा जाएगा स्केचिंग और ड्राइंग में क्या अंतर होता है, तो शीघ्रता से रेखाएं जो खींची जाती हैं, जो रेखांकन किया जाता है उसे स्केच बोलते हैं, और स्थिर मन से सभी आवश्यक विवरण अंकित करना ये ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, ये जो जल्दी जल्दी खींची जाती है, स्केच करते हैं ना हम लोग, उसी को बोलते हैं। आगे चलते हैं, बाह्य रेखा और सीमा रेखा क्या होती है। तो किसी भी आकृति की बाह्य रेखाओं को, मतलब बाहरी रेखाओं को बाह्य रेखा कहते हैं, और आकृति के समस्त उभरे हुए स्थानों को रेखा द्वारा सीमित करने की सीमा को सीमा रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे पूछा जाता है वॉश ड्राइंग किसे कहते हैं। तो आकृति में कहीं कहीं तूलिका द्वारा, मतलब ब्रश के द्वारा रंग के पतले वॉश लगाकर आवश्यक विवरणों और सीमाओं को रेखा द्वारा अंकित करने की जो मिश्रित पद्धति होती है, इसको हम वॉश ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, चित्रकला में किसका महत्व सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ हमें रेखा का महत्व सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है और चित्र को उभारती है, ये भी दिमाग में रखना है। ठीक है, और भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व किसका है, रेखा का महत्व है। पूछा जाता है भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है, तो यही आपकी रेखा रही है। और रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है, अजंता शैली की विशेषता है। और प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है, तो रेखा का महत्व है। और चित्र में प्राण किसके द्वारा आता है, लय, रंग और रेखा से आता है। चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं, 2 आयाम होते हैं। और एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं, 3 ग्राउंड हो सकते हैं। ठीक है, और मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं, 3 आयाम हैं। और अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं, तो लयात्मक रेखाओं से। और समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं, एक ही दिशा में बढ़ाई गई 2 रेखाएं जो किसी स्थान पर नहीं मिलती हैं, उन्हें हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। असमांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, तो एक ही दिशा में बढ़ाई गई 2 रेखाएं जो एक ही स्थान पर आकर मिल जाती हैं, उन्हें हम असमांतर रेखाएं कहते हैं। और स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस महान कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये कैंडेंस्की। क्या है नाम, कैंडेंस्की। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्ट के स्टूडेंट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्मृति रेखांकन क्या होता है, तो किसी भी वस्तु या प्राकृतिक उपादान को प्रत्यक्ष देखे बिना पूर्व देखे हुए के आधार पर यथावत चित्रण करना स्मृति रेखांकन होता है। मतलब हम सोच सोच कर कुछ बना दें। ठीक है, और शीघ्रता से किया गया रेखांकन क्या होता है, स्केचिंग होता है। और हैचिंग किसे कहते हैं, रेखा वर्तना को कहते हैं। काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं लगातार, तो गले में प्रॉब्लम होने लगी है। ठीक है, देखिए क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करना है। ठीक है, और लास्ट में कमेंट में बताना ज़रूर है कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड पढ़ाया जा रहा है। चाहे वो आप कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिएगा, केवल एक ही एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोई भी आर्ट का एग्ज़ाम दीजिएगा, अगर ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में है तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूछा जाएगा कुंडलित रेखाएं क्या व्यक्त करती हैं, तो ये लयात्मकता को दिखाती हैं। ठीक है, और कर्णवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं, ये व्याकुलता को दिखाती हैं। ठीक है, और अंगों की गठनशीलता प्रदर्शित करने के लिए गोलाई में रेखा छायांकन को क्या कहते हैं, तो ये एक्सियल शेडिंग बोलते हैं। ठीक है, समझते जाइएगा, सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अनुभूत रेखाएं किसे कहते हैं, तो कुछ बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को अनुभूत रेखाएं कहते हैं। चित्र में वक्र रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, क्या प्रदर्शित करती हैं, लय एवं गति को। और क्षैतिज रेखाएं क्या दिखाती हैं, विश्राम की प्रतीक हैं ये। अब आगे चलते हैं, रेखा हो गई, आगे चलते हैं आकृति के बारे में देखते हैं। जो नेक्स्ट तत्व है आपका क्या है, वो है आकृति। ठीक है, इसको समझते हैं। तो आकृति में क्या है कि कला की समस्याओं के आधार पर रूप या आकृति के कितने भेद बताए गए हैं, तो इसके 2 भेद बताए गए हैं। पहला है सक्रिय, दूसरा है निष्क्रिय। ठीक है, वर्गाकार आकृति किस भाव की प्रतीक होती है, तो ये कठोरता की होती है। और निरंतर गतिशील युक्त सौंदर्य किस प्रकार की आकृति में व्यक्त होता है, ये वृत्त में होता है। और ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज किस प्रतीक का है, तो ऊपर को गति या फिर लिंग। और केश, पर्वत, सर्प, लहरें, ये सब जो मतलब रूप हैं, इस रूप में किस प्रकार की रेखाएं बनाते हैं, इसमें हम लहरदार बनाते हैं। और आकृति की रचना किस तत्व से नहीं होती है, अंतराल से नहीं होती है, ये भी याद रखना है। और किस प्रकार की आकृतियां सादृश्य मूलक नहीं होती हैं, अमूर्त हो जाएगा आंसर। ठीक है,
रूप किसे कहते हैं? तो रूप वह स्थान होता है जिसका निश्चित आकार या वर्ण होता है, ठीक है। और अवायवीय भार संतुलन की दृष्टि से रूप के कितने भेद हैं? 2 हैं। पहला है सममात्रिक रूप या फिर सिमेट्रिकल, दूसरा है असममात्रिक रूप या फिर एसिमेट्रिकल, ठीक है। किसी संरचना के प्रमुख 2 तत्व कौन कौन से होते हैं? तो पहला रूप होता है और दूसरा आपका स्थान होता है, ठीक है। और पूछा जाता है स्थिर मुख की आकृति कैसी होती है? अंडाकार। चंचल मुख की आकृति पान के जैसी। और प्रसन्न नेत्र की मतलब किसके समान होता है? तो ये खंजन पक्षी के समान। और योगी के कान की जैसी किसकी आकृति होती है? तो ओम की आकृति जैसा होता है, ठीक है। आगे मतलब पूछा जाता है आइडेंटिकेट ड्राइंग क्या होती है? जब कोई व्यक्ति बोलकर या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करता है और जो अंकन किया जाता है उसे हम आइडेंटिकेट ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। आगे अंकन किसे कहते हैं? तो पेंसिल, पेन या किसी अन्य माध्यम की सहायता से पट्ट पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे हम अंकन कहते हैं। और यांत्रिक अंकन क्या होता है? तो यंत्रों के द्वारा निश्चित माप तौल के आधार पर जो किया गया अंकन होता है उसे कहते हैं, ठीक है। समझते जाइएगा। और यंत्रों से खींची गई रेखाएं कैसी होती हैं? ये कठोर होती हैं। और प्रमाण की दृष्टि से भारतीय चित्रकारों ने कितने प्रकार के रूपों का वर्णन किया है? तो यहाँ 5 प्रकार के रूप। पहला है मानव, भयानक, राक्षस, कुमार, बालक, ये सब, ठीक है। और माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। और प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या होती है? तो ताल एक शिर है, ठीक है, याद रखना है। एक पूछा जाता है कि लॉ ऑफ रिलेशनशिप किसे कहते हैं? लॉ ऑफ रिलेशनशिप किसे कहते हैं? तो प्रमाण को कहते हैं, ठीक है। और शिर को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 4 भागों में। अब चौथा तत्व देख लेते हैं, वर्ण आता है। चौथा तत्व आता है आपका वर्ण, इसको समझ लेते हैं। वर्ण शब्द उल्लेख जो है सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? ये हमें ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। आगे चित्रकला में रंगों को प्राप्त करने का साधन क्या है? तो रंग द्रव्य है। और रंग क्या होता है? प्रकाश का गुण या फिर प्रकाश की संपत्ति। ऐसे दे देता है प्रकाश की संपत्ति है। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से रंग आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। रंग को टेक्निक भाषा में क्या कहते हैं? तो इसमें हम ह्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यू बोलते हैं, ठीक है। सबसे अधिक तरंग लंबाई तथा सबसे कम कंपन युक्त वर्ण कौन सा होता है? तो ये आपका लाल रंग होता है। और सबसे कम तरंग लंबाई और सबसे अधिक कंपन युक्त वर्ण कौन सा होता है? ये आपका बैगनी रंग होता है। और अमेरिकी चित्रकार मिशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये 5 मानी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा जाता है तटस्थ रंग कौन से हैं? तो ग्रे हो गया, काला हो गया, सफ़ेद हो गया, ये सब तटस्थ हैं। और प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। और इंद्रधनुष में रंगों का जो क्रम होता है वो होता है बैगनी होता है, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, विबग्योर, ठीक है। बैनी, आह, पीनाला, ऐसे इसकी ट्रिक भी होती है। पूछा जाता है प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक रंग बोलते हैं। और प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, नीला, हरा है। और पदार्थ के कौन से हैं? नीला, पीला, लाल है, ठीक है। और द्वितीयक श्रेणी के रंग कौन कौन से हैं? हरा, बैगनी, नारंगी है। और सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर विल्हम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है? इन्होंने 8 या फिर कह दीजिए 24, ठीक है, इन्होंने दिया है। आगे चलते हैं। तो ओस्टवाल्ड रंग की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने दी है? तो ये जर्मन के थे, ठीक है। पूछा जाता है नारंगी रंग किससे किससे मिलकर बना है? तो पीला और लाल से मिलकर। और सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं? लाल और हरा है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो प्रजनन एवं जो विकास होता है, मतलब प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? तो ये आपका हरा रंग है, दिमाग में रखना है, ठीक है। और लाल रंग किसका प्रतीक है? तो ये प्रेम का है। और इसके बाद अगर ऑप्शन में प्रेम नहीं है तो पराक्रम दिया होगा,
तो इसका भी है। ठीक है, कौन सा रंग ठंडा होता है? तो नीला रंग ठंडा होता है। और शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से होते हैं? नीला, हरा होते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कौन से रंगों में अधिक भार होता है? तो जो गर्म होते हैं उनमें भार होता है। आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? तो भूरा और नीले को मिलाकर बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? तो कत्थई और नीला मिला दीजिए। और किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है? काला और सफ़ेद के मिलाने से। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर कौन कौन से होते हैं? तो इसकी एक ट्रिक है सिमे एब। ट्रिक लिख देते हैं सिमे एब। सी से हो गया सियान, मे से हो गया मेजेंडा, ए से हो गया येलो, बा से हो गया ब्लैक। ठीक है, और भारतीय झंडे में प्रयुक्त जो चक्र का रंग होता है वो कैसा होता है? तो ये आपका नेवी ब्लू होता है। और भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? तो ये निरंतर गति का प्रतीक है। भारतीय चित्रकला में रंग विधान किसका भाग है? तो ये वर्णिका भंग का भाग है। और मोनोक्रोम क्या है? एक ही रंग की विभिन्नता को मोनोक्रोम कहते हैं। और लाल रंग के प्रकाश में कौन से रंग की वस्तुएं काली प्रतीत होती हैं? ये हरे रंग की वस्तुएं काली प्रतीत होती हैं। और बॉडी कलर क्या होता है? तो श्वेत मिश्रित जो रंग होता है उसे हम बॉडी कलर बोलते हैं। और वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वह कैसी दिखाई देती है? तो ये काली दिखाई देगी या फिर रंगहीन दिखाई देगी। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के आधार पर मुख्य वर्ण कितने और कौन कौन से होते हैं? तो 5 होते हैं, लाल, पीला, नीला, सफ़ेद, काला। ठीक है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश की रंगतें कौन कौन सी हैं? तो इसमें बैगनी, गहरा नीला, गहरा हरा और पीला हो गया, नारंगी हो गया, लाल, ये सब हैं। ठीक है, सफ़ेद, काला या किसी रंग के मान को क्या कहते हैं? उसे हम आभा रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख देते हैं, देख लीजिए, आभा रंग बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ण के ही अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। पूछा जाता है रौद्र रस का रंग क्या होता है? तो ये लाल होता है। और तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? हाईलाइट बोलते हैं। और गर्म रंग कौन कौन से हैं? लाल, पीला, नारंगी हो गया। और कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं, रूपों और रंगों के द्वारा। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने बताया कि वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से होती है? तो 1670 ईस्वी में आइजैक न्यूटन ने ये बताया था। और प्रिज्म के आविष्कारक कौन हैं? तो ये न्यूटन हैं, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे ये। हम किसी वस्तु को किस प्रकार देखते हैं? तो किसी वस्तु से विकीर्ण होकर जब प्रकाश रेटिना पर केंद्रित होता है तो रॉड्स और कोन्स नामक सेल्स चेतन हो जाती हैं और वस्तु की छवि रेटिना पर उतर आती है। इससे कोई भी वस्तु दिखाई पड़ने लगती है। ठीक है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। और आगे चलते हैं तो मनोवैज्ञानिक आधार पर मुख्य रंगतें कौन कौन सी हैं? तो हरी, पीली, लाल, नीली हैं। द्वितीयक रंगतें पूछ ले कौन कौन सी हैं? मुख्य रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती हैं उन्हें हम द्वितीयक रंगतें कहते हैं। जैसे लाल पीला को मिलाने से नारंगी बन गया, पीला नीला मिलाने से हरा बन गया, लाल नीला मिलाने से बैगनी बन गया। ठीक है, और तृतीयक रंगों की संख्या कितनी है? 6 है। और पूछा जाता है एकांकी वर्ण योजना किसे कहते हैं? तो एक ही रंग के विविध मान का संयोग क्या कहलाता है? एकाकी वर्ण योजना कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख रहे हैं ना एक ही चैप्टर कितना बड़ा है। चलिए आगे चलते हैं। केवल ये अभी हम कला के बारे में समझ रहे हैं, कला के षडंग पढ़ लिए, तत्व पढ़ लिए और अब तत्व के ही अंतर्गत ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म हो जाता है? उसका मान खत्म हो जाता है। और विरोधी वर्ण योजना किसे कहते हैं? वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंग विरोधी कहे जाते हैं। जैसे हरे का विरोधी लाल हो गया, नारंगी का नीला हो गया, बैगनी का पीला हो गया। ठीक है, और प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? पीले रंग में होती है। और प्रांग के अनुसार तृतीय रंग कौन सी है? तो सिर्टन, रसेट, ऑलिव, जो कि नारंगी हरा। देखिए, नारंगी हरा मिलकर क्या बनता है? सिर्टन बनता है। नारंगी बैगनी मिलकर क्या बनता है? रसेट बनता है। और हरा बैगनी मिलकर ऑलिव बनता है। ठीक है, रंगत किसे कहते हैं? तो रंग की प्रकृति को, जैसे पीलापन, हरापन, ये सबको हम रंगत बोलते हैं। और अक्षपटल के पार्श्व में कौन सी 2 सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं? तो ये रॉड्स तथा कोन्स होती हैं। और काले और सफ़ेद की दृश्यानुभूति कौन सी तंतु ग्रंथियों से होती है? रॉड्स के द्वारा।
ठीक है। और शिल्प रत्न तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्राथमिक रंगतों को क्या कहा जाता है? तो पहले तो हम उसे सुधावर्ण बोलते हैं, दूसरे नंबर पर मूर्ण वर्ण बोलते हैं, मूल वर्ण, ठीक है। और वर्ण शून्यता क्या होती है? जहाँ पर केवल श्वेत एवं श्याम वर्णों से ही संपूर्ण चित्र बनाया जाता है उसे हम वर्ण शून्यता बोलते हैं। और वर्णों के कितने गुण होते हैं? 3 होते हैं। पहला हो गया रंगत, दूसरा हो गया बल, तीसरा हो गया सघनता, ठीक है। रंगत क्या है अब? तो वर्ण का गुण, स्वभाव या प्राकृतिक मतलब प्रकृति रंगत। और मुख्य रंगतें कौन सी हैं? 3 हैं, पीली, लाल, नीली हैं। बल और मान क्या है? इसे रंग का हल्कापन या गहरापन कहा जाता है। और सघनता और घनत्व क्या होता है? तो घनत्व अथवा क्रोमा वर्ण की शुद्धता से उत्पन्न होता है। जो वर्ण जितना शुद्ध होगा उतना ही उसमें घनत्व होगा, ठीक है। अग्रगामी रंगतें किसे कहते हैं? जो रंग सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करते हैं, जैसे लाल हो गया, ये है, ठीक है। लाल तथा बैंगनी रंग से आगे मतलब पूछा जाएगा लाल और बैंगनी रंग से आगे कौन सी किरणें होती हैं? तो लाल से आगे इंफ्रारेड और बैंगनी से आगे अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, जिसे मानव देख नहीं पाते हैं। कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? तो विरिडियन जो है ये पहली श्रेणी का है। अब देखिए ये चौथा आपका कंप्लीट हो गया, रंग तत्व हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, 5वां तत्व आता है आपका तान। 5वां तत्व आता है तान। हो सकता है थोड़ा सा स्पीड फास्ट लग रही हो, लेकिन स्लो भी नहीं चलना है हमें, ठीक है। चलिए, रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? तान कहते हैं। प्रकाश कुंजी किसे कहते हैं? सक्रिय अथवा सहायक अंतराल में तान की मात्रा को कहते हैं। देखिए जितने टॉपिक पढ़ाएंगे इन टॉपिक से अगर क्वेश्चन बने ना तो यहीं से बनेंगे, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे वो टॉपिक पूरे कंप्लीट पढ़ाए जाएंगे और वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं और मेन पढ़ा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं और ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, चित्र में तान का प्रयोग किसमें होता है? तो ये संपूर्ण चित्र में होता है। और बल का विचार मतलब पूछा जाता है, बल का विचार किसमें किया जाता है? रंगों में। और तान का प्रयोग किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था में आकर्षक लगता है? तो संगतिपूर्ण वर्णक्रम में। किस विधि से निर्मित चित्र में तान का प्रयोग संभव नहीं है? तो रेखा चित्रों में होगा, ठीक है। और तान के मुख्य भेद कौन कौन से हैं? पहला हो गया प्रकाश, दूसरा हो गया मध्यम प्रकाश, तीसरा हो गया छाया। आगे चलते हैं, तो रंग की सघनता किस प्रकार कम कर सकते हैं? तटस्थ रंग मिला देने से कम कर सकते हैं। और सफ़ेद के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? टिंट कहते हैं। और तीव्र प्रकाश को क्या कहते हैं? हाईलाइट बोलते हैं, ठीक है। ये तान भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, तो पूछा जाता है पोत, इसी को हम वयन बोलते हैं। तो ये 6वां तत्व और जो लास्ट तत्व है इसको समझ लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके कला दीर्घाएं होती हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको पढ़ते हैं हम, ठीक है। PDF के माध्यम से देखेंगे उसको हम। तो पोत को देखेंगे तो धरातल की बनावट, अनुभूति या गुण को कहते हैं, ठीक है। पूछा जाता है पोत क्या है? तो धरातल की बनावट या फिर अनुभूति या गुण पोत होता है। वयन अथवा टेक्सचर क्या? देखिए पोत, वयन, टेक्सचर एक ही चीज़ है, ठीक है। पूछा जाएगा वयन अथवा टेक्सचर क्या है? तो ये धरातलीय बनावट है, सभी जानते हैं। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव क्या है? तो ये पोत होता है, टेक्सचर होता है, ठीक है। कला का वह कौन सा तत्व है जिसमें किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? तो यही है आपका पोत, वयन, टेक्सचर, ठीक है। और पोत का अनुभव कितने प्रकार से होता है? तो ये 2 तरह से होता है। पहला होता है चाक्षुष, दूसरा होता है अनुभूतिजन्य या फिर स्पर्श ज्ञान, ठीक है। पोत के कितने भेद माने गए हैं? तो ये 3 भेद माने गए हैं, ठीक है। पहला होता है प्राप्त, दूसरा होता है कृत्रिम, तीसरा होता है सृजित। पूछा जाएगा स्पर्श ज्ञान क्या है? तो धरातल की बुनाई को छूने पर जो ज्ञान होता है उसे हम स्पर्श ज्ञान कहते हैं। और किसमें धरातलीय वयन नहीं होता? तो तरल द्रव्य में नहीं होता है। और प्राप्त वयन या फिर पोत कह दीजिए, इसकी मौलिकता सबसे अधिक किसमें अनुभव की जा सकती है? तो इसकी जो अनुभव होता है वो वास्तु में होता है। वयन की सबसे अधिक विविधता किसमें दिखाई जा सकती है? कोलाज में, ठीक है। और वयन का संबंध किससे है? वस्तुओं की बाहरी त्वचा या परत से है। कौन सा प्रकार पोत का नहीं है? तो ये सांकेतिक प्रकार नहीं है पोत का, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो कला था, कला के तत्व थे, षडंग थे, ये हमने आपके कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब चलिए एक काम करते हैं, फटाफट से कला दीर्घाओं को समझ लेते हैं। कला दीर्घा और जो भी आपके संग्रहालय वगैरह हैं इनको देख लेते हैं, ठीक है, PDF के माध्यम से। चलिए
चलिए अब देखिए, अब हम आपके भारत में कला शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र हैं ना उनको समझा देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी जितनी भी हम पीडीएफ है ना वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाकर लेकर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बुक्स पढ़ाएंगे, जितने मतलब छोटे छोटे टॉपिक हैं ना उनको अभी हम फटाफट से निपटा देंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं, पहले जो प्रमुख केंद्र हैं इनको देख लेते हैं। पहले नंबर पे दिया है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, चेन्नई में है, 1850 में इसकी स्थापना होती है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट ये भी कोलकाता में 1854 में होती है स्थापना। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में है, 1857 में स्थापना होती है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की स्थापना 1857 में होती है। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट ये लाहौर में है, 1875 में स्थापना होती है। कला भवन शांति निकेतन वीरभूम में पश्चिम बंगाल में है, 1919 में स्थापना होती है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको दोनों को याद कर लीजिए अच्छे से। फिर इंदौर दिया है 1927, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ये लखनऊ को याद कर लीजिए, 1911 में होती है। और शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर है, ये पहले याद कर लीजिए, नई दिल्ली में है, 1926 में स्थापना भी ना याद करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन कहाँ है, दिल्ली में, ये याद रखना ज़रूरी है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट तिरुवनंतपुरम केरल में है। चित्रकला विभाग वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली जयपुर में, राजस्थान में, 1937 में स्थापना होती है, इम्पॉर्टेंट है। कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली में है, 1942 में होती है। आगे फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा 1950 में, इम्पॉर्टेंट है। कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट कर्नाटक चित्रकार परिषद बंगलौर में है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स चंडीगढ़ 1962 ईस्वी में होती है स्थापना। और ललित कला संकाय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में 1986 की है। आगे चित्रकला विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ है, उदयपुर में है। और रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कहाँ है, कोलकाता में है, 1927 में होती है। ललित कला संकाय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1950, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। आगे चलते हैं, गोवा कॉलेज कहाँ है, पणजी में है। और कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट तंजौर में है। आइडियल फाइन आर्ट सोसाइटी गुलबर्ग कर्नाटक में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये नई दिल्ली में है, ये याद रखना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट कहाँ है, श्रीनगर में है, ये भी याद रखना है। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट जामिया मिलिया इस्लामिया कहाँ है, नई दिल्ली में है। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट ग्वालियर में है। CN कॉलेज ऑफ आर्ट अहमदाबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन पार्ली अहमदाबाद, ये सब हटाइए, जिसमें टिक लगा रहे हैं उनको अच्छे से समझना है, ठीक है। जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई में है, ये याद रखना, मुंबई में है, ठीक है। LS रोहेजा स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में है। आचार्य चित्रकला भवन बेंगलुरु कर्नाटक में है, ये याद रखना है, ये भी। और सरोजनी नायडू स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कहाँ है, हैदराबाद में है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में 1953 में, ये स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। विजय फाइन आर्ट सोसाइटी विजय कला मंदिर कहाँ है, तो ये आपके कर्नाटक में है, याद रखना है। और ललित कला संकाय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में है। और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में है, ये इतना याद रखिएगा। इंदिरा कला जो है कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। आगे नेक्स्ट पर चलते हैं, तो अरबिंदो इंस्टीट्यूट कोलकाता में है। एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट कोलकाता में है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट पटना, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, इसको याद रखिए। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ललित कला संकाय कहाँ है, अजमेर में है, स्थापना नहीं याद रखिए, चल जाएगा। आगे है राजकीय ललित कला महाविद्यालय पटना बिहार में है, बहुत इंपॉर्टेंट। राजकीय ललित कला विश्वविद्यालय पटना बिहार में है, ये भी याद रखना है, ठीक है, 2 बार लिख गया है। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर नई दिल्ली 1986 में होती है। गढ़ी कलाकार परिसर नई दिल्ली में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहर कला केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहिले पारेख सेंटर ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत भवन बहुत इंपॉर्टेंट, ये जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे अब देखिए कला दीर्घा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो है ये खैर हमने पढ़ी हुई थी, इस वजह से टिक लगे हुए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में 1954 में स्थापना होती है। सर कावसजी जहांगीर हाल कहाँ है, मुंबई में है, 1996। द गिल्ड आर्ट गैलरी ये मुंबई में है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जहांगीर निकोलस आर्ट गैलरी मुंबई में है।
सिमरोजा आर्ट गैलरी मुंबई में है। आर्टिस्ट सेंटर मुंबई में है। गैलरी 7 कहाँ है? मुंबई में है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है सारे। आगे चलते हैं, PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम में, आप लोग देख लीजिएगा। फिर है लकीरन द कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी मुंबई में है। पिरामल आर्ट गैलरी मुंबई में है। YV चौहान आर्ट गैलरी मुंबई में है। ताओ आर्ट गैलरी मुंबई में है। नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी मुंबई। रुचिका आर्ट गैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवा में है। गैलरी 88 कोलकाता में है। चित्रकूट आर्ट गैलरी कोलकाता में है। आगे अमृता आर्ट गैलरी गोरखपुर। इमेजेस आर्ट गैलरी कोलकाता। रेनेसा गैलरी बेंगलोर। वेंकटप्पा बेंगलोर में है। श्री चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम केरल में है। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और महात्मा गांधी आर्ट गैलरी इलाहाबाद में है। अप्पा राव गैलरी चेन्नई में है। आगे निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद में है। गवर्नमेंट स्टेट म्यूजियम एंड नेशनल आर्ट गैलरी चेन्नई में है। ललित कला दीर्घा रविंद्र भवन नई दिल्ली में है। और ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली। आर्ट हेरिटेज नई दिल्ली, इसकी स्थापना याद रखिएगा। आशुतोष म्यूजियम ऑफ इंडियन आर्ट कोलकाता में 1937 में। आर्ट टुडे गैलरी नई दिल्ली में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। धूमीमल आर्ट गैलरी नई दिल्ली में 1936। त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली में। देहली आर्ट गैलरी, ये इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक है, दिल्ली में है। गैलरी गणेश नई दिल्ली में है। गैलरी एस्पेस नई दिल्ली में है। वेदरा नई दिल्ली में, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं ये वाले। आर्चर आर्ट गैलरी अहमदाबाद। राजा रवि वर्मा, ये इंपॉर्टेंट है, किलीमन्नूर में। ABC बहुत इंपॉर्टेंट है। डोगरा बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब भारत में स्थित प्रमुख कला संगठन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी कोलकाता जो है 1854 में है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई में 1888 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता 1907 में है। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई में है, 1918 में होती है। खैर इतना नहीं देखेगा। आगे ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी IFEX नई दिल्ली 1928 में। बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में है। द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल मॉडर्न आर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल में। सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल आर्टिस्ट फेडरेशन कोलकाता आर्ट, ये सब हटाइए, इन सबको नहीं पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है। धूमीमल आर्ट सेंटर कहाँ है? ये नई दिल्ली में है, ये याद रखना है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा नाग फाउंडेशन कहाँ है? ये आपके पुणे में है, ठीक है। और माधवन नायर फाउंडेशन म्यूजियम गैलरी एंड लाइब्रेरी, ये केरल में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और केरकर ये कहाँ है? ये भी गोवा में है, याद रखना है, ठीक है। तो इतने याद रखने हैं। आगे भारत में स्थित प्रमुख संग्रहालय कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1954 में होती है। नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली 1949 में होती है। ललित कला संकाय नई दिल्ली 1954 में होती है, इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों। सेंट्रल एसोसिएशन जो है म्यूजियम, ये नहीं। भारत कला भवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाराणसी 1920। और इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद 1931, इंपॉर्टेंट है। राज्य संग्रहालय लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे मार्बल पैलेस कहाँ है? कोलकाता में है। गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय बीकानेर में है, ये स्थान आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैसूर बंगलुरु में है। पंजाब पटियाला में है। गुजरी महल ग्वालियर में है। रामपुर रजा रामपुर में है। संस्कृत संग्रहालय नई दिल्ली में है। खुदा बख्श ओरिएंटल, ये पटना में है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिवार जो है ये, ठीक है, इसको हटाइए। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय संग्रहालय कोलकाता, इसकी स्थापना भी याद रखना है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम वर्तमान छत्रपति शिवाजी, ये मुंबई में है, इंपॉर्टेंट है। और सलार जंग, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद, स्थापना भी याद रखनी है। विंचेस्टर कहाँ है? सूरत में है, ठीक है। आगे नागार्जुनी कोंडा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नालंदा तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा अयोध्या में है। भूरी सिंह, ये सब ठीक है, इनको हटाइए। ये सब हटाइए, यहाँ से पढ़िए, कहाँ से, यहाँ समझिए। भारतीय टेराकोटा संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, इंपॉर्टेंट है। कैलिको वस्त्र संग्रहालय अहमदाबाद में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्थापना भी पूछ ली जाती है। पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? फैजाबाद में। पुरातत्व संग्रहालय भावनगर में भी है, सारनाथ में भी, कुशीनगर, ये भी पूछा जाता है। बौद्ध संग्रहालय कहाँ है? कुशीनगर में है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है, ठीक है। आगे
चंडीगढ़ संग्रहालय चंडीगढ़ में है। राजकीय संग्रहालय मथुरा में है। राष्ट्रीय शिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय नई दिल्ली में है 1956 में। मदर्स वैक्स म्यूजियम मदर टेरेसा मोम संग्रहालय न्यू टाउन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 2014 ईस्वी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैडम तुसाद जो है ना, ये नई दिल्ली में स्थापित है, मतलब 2017 का है। ये दोनों लेटेस्ट हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी कला दीर्घाएँ वगैरह ये सब जो थी, ये हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब चलते हैं बुक्स की तरफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए बुक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बुक्स में, खैर ये मेरा नोट्स है इस वजह से थोड़ा सा, चलिए ठीक है ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए बुक्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं जो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछी ही जाती हैं, इनको देख लेते हैं। फिर जो आपकी जो बाद में बचेंगी उनको भी दिखा देंगे, कहीं से भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, ठीक है। जितने टॉपिक कराएंगे बिल्कुल सॉलिड कराएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, गारंटी है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए मालगुडी डेज, ये बुक्स लिखी हैं यहाँ पर, आपके जो इनके राइटर हैं वो हैं। तो मालगुडी डेज किसकी है? R.K. नारायण की है। कलर चेंज कर लें, चलिए ठीक है। दूसरा है पद्मावती, इसको किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। वृहत कथा गुड़ाढ्य की है। कला विमर्श अवधेश मिश्र की है। फिर आगे चलते हैं, रुकिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए हाँ अब दिख रहा है अच्छे से। मालगुडी डेज R.K. नारायण, पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी, वृहत कथा गुड़ाढ्य, कला विमर्श अवधेश मिश्र, भारतीय मूर्ति कला राय कृष्णदास, विक्रमांक देव चरित विल्हड़, ठीक है। आगे चलते हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, नाथ द्वारा चित्रशैली ये वंदना जोशी का है। और अष्टाध्यायी पाणिनि, कथा सरित सागर सोमदेव, कादम्बरी हर्षचरित ये दोनों बाणभट्ट की हैं। शिल्प रत्न श्री कुमार की है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग कार्ल खंडालावाला, हिस्टोरिका हेरोडोट्स, आदि पुराण जिनसेन, भारत की चित्रकला राय कृष्णदास, कांगड़ा वैली पेंटिंग जो है, एक सेकेंड, कांगड़ा वैली पेंटिंग और कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग और बशोहली पेंटिंग ये तीनों किसकी हैं? MS रंधावा की हैं, ठीक है। और पहाड़ी पेंटिंग्स एंड सिख और पोर्ट्रेट इन लाहौर म्यूजियम ये दोनों एजाजुद्दीन की हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर है हिमालयन आर्ट जेसी फ्रेंच की है। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट ओकाकुरा की है। इंडियन पेंटिंग पर्सी ब्राउन की है, ठीक है। तो ये इस तरफ की जितनी थी ये हमने पढ़ा दी आपको। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कामसूत्र वात्स्यायन की है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी ये दोनों दंडी की हैं। आगे रास्तरंगणी कल्हड़ की। नाट्यशास्त्र भरत मुनि, किताबुल हिंद अलबरूनी की है। भारतीय कला के हस्ताक्षर ज्योतिष जोशी की है। दाबू शिल्प अब्दुल मजीद की है। आगे भारत की तस्वीर अर्पिता माथुर, वान गॉग और निराला अन्नपूर्णा शुक्ला की है। सुदूर पूर्व की कला डॉक्टर रीता प्रताप, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। राजस्थान की मूर्ति कला परंपरा नीलिमा की और प्रियदर्शिका नागानंद और रत्नावली ये तीनों हर्षवर्धन की। आगे इंडिका मेगस्थनीज, महाभाष्य पतंजलि, अर्थशास्त्र चाणक्य की। सम नोट्स ऑन इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी अवनी बाबू, इंडियन मिथ्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धा सिस्टर निवेदिता, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट मुल्कराज आनंद, प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगाट, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय कला का सिंहावलोकन नंदलाल बोस, इंडियन केप पेंटिंग DH गार्डन, द आर्ट इन पेंटिंग ए वार्डनेस की है, ठीक है। और इंडियन एंड मॉडर्न आर्ट WG आर्चर की है। और इंडियन स्कल्पचर स्टेला क्रैमरिस की है। इंडियन आर्ट एट दिल्ली क्या है? इंडियन आर्ट एट दिल्ली ये सर जॉर्ज वॉट की है। आगे फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सैलोन ये विंसेंट स्मिथ की है। आगे आप लोग थोड़ा सा रोक कर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करना चाहते हैं। चलिए देखिए पहले ऊपर की ही देख लीजिए क्या है। फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट और मीनिंग ऑफ आर्ट ये दोनों किसकी हैं? हर्बर्ट रीड की हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं एक तरफ की। चलिए देखिए आइडियल्स ऑफ आर्किटेक्चर इंडियन आर्ट द बंगाल पॉट, फिर है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग
अजंता फ्रेस्कोज, इंडियन आर्किटेक्चर। इनमें से कोई भी नाम आता है, आंसर आपका ए.बी. हैविल हो जाएगा। हिमालयन आर्ट, जेसी फ्रेंच। समकालीन कला, भारतीय चित्रकार हुसैन के बहाने, ये सब किसकी है? ये किसकी है? तो ये अशोक भौमिक की है। आगे द आर्ट एंड क्राफ्ट इंडिया एंड सीलोन और राजपूत पेंटिंग और चलिए हाँ ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, इंडियन ड्राइंग, ये ए.के. स्वामी की है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न आर्ट, हर्बर्ट रीड, द डांस ऑफ शिवा, राष्ट्रीय आदर्शवाद के दर्शन। फिर है क्रिश्चियन एंड ओरिएंटल फिलॉसफी ऑफ आर्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, आनंद कुमार स्वामी की हैं ये सब कुछ। ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, ये सब किसकी हैं? जेम्स फर्गुसन की हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सारी आपकी जो बुक्स थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमने आपको करवा दी। ठीक है, अब भारत के कुछ प्रमुख स्मारक हैं, इनको देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, अजंता गुफा कहाँ है? औरंगाबाद में, 1983 में यूनेस्को में घोषित होती है और निर्माणकर्ता कौन है? गुप्त शासक हैं। ऐसे ही आगरा किला आगरा में है, 1983 में होता है, अकबर ने बनवाया। एलोरा गुफा औरंगाबाद में है, 1983 में होता है और राष्ट्रकूट वंश। आगे ताजमहल आगरा में है, 1983 में घोषित होता है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर कहते हैं, उड़ीसा में है, 1984 में नरसिंहदेव फर्स्ट ने बनवाया था। सांची का स्तूप एमपी में है, 1989 का है, अशोक ने बनवाया। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में है, 1987 में होती है, पुलकेशन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, चोल मंदिर तमिलनाडु में है, 1987 का है, राजराज चोल के द्वारा बनवाया गया। आगे खजुराहो मंदिर कहाँ है? एमपी में है, 1986 में चंदेल के द्वारा बनवाया गया। कुतुब मीनार दिल्ली में है, 1993 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। और भीमबेटका सॉरी थोड़ा गला बैठने लगा है, कंटिन्यू बोलना पड़ रहा है ना। हाँ, एमपी में है, 2003 का है, वीएस वाकड़कर के द्वारा। और लाल किला दिल्ली में है, 2007 में शाहजहां। जंतर मंतर राजस्थान में 2010 जयसिंह के द्वारा। आमेर का किला राजस्थान में है, 2013 के द्वारा राजा मानसिंह फर्स्ट ने बनवाया। फिर है चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़ मौर्य के द्वारा और चित्रांगद मौर्य के द्वारा। और जैसलमेर किला राजस्थान में है, 2013 में रावल जैसल के द्वारा। और कुंभलगढ़ किला राणा कुंभा। रणथंभौर दुर्ग राजा सज्जन वीर सिंह। और रानी की बाव गुजरात में है, 2014 इंपॉर्टेंट है ये, रानी उदयामती के द्वारा। मोती मस्जिद आगरा में है, शाहजहां के द्वारा। आगे एतमाउद्दौला नूरजहां के द्वारा। मृगनैनी महल ग्वालियर में है, मानसिंह तोमर के द्वारा। अजमेर शरीफ अजमेर में है। बेलूर मठ कलकत्ता में है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापना होती है। आगे विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, महाराणा कुंभा के द्वारा। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में कुतुब शाही वंश के द्वारा। ठीक है, आगे गोल गुंबद बीजापुर में है, आदिल शाह के द्वारा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। दीवाने खास आगरा में, शाहजहां। तिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू, विमल शाह। चार मीनार हैदराबाद में, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हमीदा बानो। शालीमार बाग श्रीनगर, जहांगीर। जामा मस्जिद दिल्ली प्लस आगरा, शाहजहां। शीश महल आगरा में है, शाहजहां के द्वारा। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में गुरु रामदास के द्वारा बनता है। और विष्णुपद मंदिर बिहार में है, रानी अहिल्याबाई इंपॉर्टेंट है। आगे है महाबोधि मंदिर बिहार में 2002 में यूनेस्को। और हम्पी कर्नाटक 1986 में। चंपानेर पावागढ़ का पुरातत्व पार्क गुजरात में है, 2004 में यूनेस्को द्वारा। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है, 2004 में होता है। और अकबर का मकबरा आगरा में है, 1983 में होता है। और शुरू करवाया जाता है अकबर के द्वारा निर्माण और पूर्ण किया जाता है जहांगीर के द्वारा। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया जाता है। और बीवी का मकबरा औरंगाबाद में है, औरंगजेब के द्वारा बनवाया जाता है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, आसफुद्दौला के द्वारा। छोटा जो इमामबाड़ा है ये भी लखनऊ में, ये अली शाह के। और आरामबाग आगरा में है, बाबर के द्वारा। आनंद भवन इलाहाबाद में, मोतीलाल नेहरू। भरतपुर किला
राजस्थान में राजा सूरजमल। ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ की जो क्लास है ये कंप्लीट हो जाती है। और देखिए, सिलेक्शन की आग सीने में लगना ही हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होता है। ठीक है, तो ये जो हम मेहनत कर रहे हैं इसको बर्बाद नहीं जाने देना है। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए फिर क्लास ऑफ करते हैं।